हेलो स्टूडेंट, साइंस वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमने नीट 2026 के लिए एक सीरीज़ स्टार्ट करके थी बच्चों, एनसीईआरटी सीरीज़, जिसमें आपको पता होगा जो मैं चैनल पे लगातार उनसे जुड़ा हुआ है कि हमने 2 चैप्टर इस सीरीज़ में कंप्लीट कर लिए, सेल वाला चैप्टर और ह्यूमन फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर बच्चों, 40 नंबर चैप्टर ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज। उसके बाद में मैंने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था। नेक्स्ट चैप्टर था आपका बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन वाला। उसके 2-3 लेक्चर जो हमने पहले देख लिए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा बच्चों क्लास का, वो रहेगा डबल सर्कुलेशन। इससे पहले मैं थोड़ा सा रिवाइज करूँ, कल की क्लास में हमने क्या देखा था 5 मिनट के अंदर। तो बच्चों हमने कल देखा था क्या, कार्डिक साइकिल को देखा था और क्या देखा था, ईसीजी को देखा था। कार्डिक साइकिल क्या होता है बच्चों कि हमें पता है कि हमारा हार्ट कैसे फंक्शन करता है, ठीक है। तो क्या होता है कि हमें पता है ह्यूमन का हार्ट बच्चों 4 चैम्बर से मिलकर बना हुआ है। 2 एट्रिया होते हैं, 2 वेंट्रिकल होते हैं। एट्रिया जो होते हैं वो अपर साइड पे होते हैं और लोअर साइड पे क्या होते हैं, वेंट्रिकल होते हैं। और जो एट्रिया होते हैं वो छोटे होते हैं, जो वेंट्रिकल होते हैं मैम बड़े होते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले जो कंडीशन आती है वो आती है जॉइंट डायस्टोल की कंडीशन। जॉइंट डायस्टोल में क्या, चारों के चारों जो हमारे हार्ट के चैम्बर है, चारों के चारों जो चैम्बर है वो रिलैक्स कंडीशन में होते हैं, डायस्टोल में होते हैं। उस टाइम में क्या होता है कि लेफ्ट एट्रियम के अंदर और राइट एट्रियम दोनों के अंदर क्या होता है, ब्लड फिल हो रहा होता है। राइट एट्रियम के अंदर तो बच्चों ब्लड कहाँ से आएगा, वेना कवा लेके आएगी। ये बात हमें ध्यान है, राइट एट्रियम के अंदर ब्लड कौन लेके आएगी बच्चों, वेना कवा लेके आएगी। वहीं पे जो हमारा लेफ्ट एट्रियम है उसमें ब्लड कौन लेके आएगा बच्चों, उसमें लेके आएगी पल्मोनरी वेन। तो लेफ्ट एट्रियम में ब्लड कौन लेके आएगा, पल्मोनरी वेन लेके आएगी। राइट एट्रियम में कौन लेके आएगा, वेना कवा लेके आएगी। तो जॉइंट डायस्टोलिक कंडीशन में क्या होता है कि जैसे जैसे ब्लड क्या होता है, जॉइंट डायस्टोल के अंदर क्या होता है बच्चों, जैसे जैसे एट्रियम में ब्लड फ्लो करता है, एट्रियम में ब्लड भरता है, तो क्या होता है कि यहाँ पे जो वाल्व होते हैं, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बच्चों बीच में पता है बच्चों आपको कौन सा वाल्व होता है, ट्राइकस्पिड वाल्व होता है। वहीं पे लेफ्ट एट्रियम यानी बाई वाली साइड में क्या होता है, बाइकस्पिड वाल्व होता है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। जैसे क्या होगा, इन पे ब्लड आएगा एट्रियम के अंदर, तो वाल्व पे क्या करेगा, प्रेशर पड़ेगा। तो ये वाल्व जब क्लोज होते हैं ऐसे होते हैं, ओपन हो जाते हैं ऐसे, ये ओपन हो गया ऐसे। तो ओपन होने के बाद में क्या होता है, एट्रियम से ब्लड कहाँ पे चला जाता है, वेंट्रिकल के अंदर चला जाता है। 70% ब्लड तो ऐसे ही चला जाता है एट्रियम से वेंट्रिकल के अंदर। प्रेशर इतना हो जाता है वाल्व पे, ब्लड के आने से एट्रियम के अंदर, ब्लड का फिल होने से एट्रियम के अंदर, कि प्रेशर इतना हो जाता है वाल्व पे कि वाल्व ओपन हो जाते हैं और ब्लड जो है वेंट्रिकल के अंदर चला जाता है। फिर क्या होता है, साइनो एट्रियल नोड, जो ऐसे नोड है बच्चों हमने पढ़ा था राइट एट्रियम में, राइट साइड पे अपर कॉर्नर पे होती है। वो क्या करती है, एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करती है, जिससे क्या होता है एट्रियम दोनों के दोनों एट्रियम का जो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, जिससे ब्लड और ज़्यादा खा जाता है वेंट्रिकल के अंदर। 30% ब्लड का जो है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है मैम। उसके बाद हमें क्या ध्यान रखना है, अब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो गए, सेमी ल्यूनर वाल्व ओपन तो पहले ही हो गई थी, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो गई, ब्लड का फ्लो बढ़ गया। फिर क्या होता है, अब एट्रिया क्या होंगे, रिलैक्स होंगे, ठीक है मैम। फिर एट्रिया रिलैक्स होते हैं, एट्रिया रिलैक्स होंगे और वेंट्रिकल का क्या होगा, सिस्टोल होगा। जैसे ही वेंट्रिकल का सिस्टोल होगा बच्चों, और क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल वेंट्रिकल पे जाएगा। अब एट्रिया से कहाँ जाएगा, वेंट्रिकल पे। वेंट्रिकल से कैसे जाएगा, ऐसे नोड से होता हुआ एवी नोड, एवी नोड से होता हुआ एवी बंडल आगे ब्रांचेज में, ब्रांचेस से आगे पुरकिंजे फाइबर में। तो जैसे ही वेंट्रिकल के अंदर क्या जाता है, एक्शन पोटेंशियल जाता है, तो हमारे वेंट्रिकल क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होगा बच्चों, जैसे ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो प्रेशर बढ़ेगा। तो प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होंगे, जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व है, जैसे ही प्रेशर बढ़ना स्टार्ट होगा तो ये जल्दी से बंद हो जाएंगे। बंद क्यों हो जाएंगे बच्चों, क्योंकि ब्लड का बैक फ्लो ना हो जाए, वेंट्रिकल से वापस एट्रिया में ना चला जाए। जैसे ही बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व बच्चों बंद होंगे, इन्हें एवी वाल्व भी बोलते हैं, क्योंकि एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट है, तो एट्रियो वेंट्रिकल वाल्व भी बोलते हैं। ये बात ध्यान रखनी है हमें। तो जैसे ही दोनों वाल्व बंद होंगे, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वाल्व, तो एक साउंड प्रोड्यूस होगी जिसे बोलते हैं लब, और ये हमारी हार्ट की फर्स्ट साउंड होती है, ओके मैम। अब प्रेशर और इंक्रीज होगा वेंट्रिकल के अंदर। जैसे जैसे प्रेशर वेंट्रिकल के अंदर और इंक्रीज होगा तो उससे क्या होंगे, जो हमारे सेमी ल्यूनर वाल्व है, जो हमारे सेमी ल्यूनर वाल्व है पल्मोनरी आर्टरी के बीच में और एओर्टा के बीच में, वो ओपन हो जाएंगे और ब्लड वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्ट होने से ब्लड कहाँ चला जाएगा, एओर्टा और आर्टरी में चला जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल से तो चला जाएगा एओर्टा में और राइट वेंट्रिकल से चला जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में, ओके मैम। वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन हो गया, जिसे हम सिस्टोल बोलेंगे, वेंट्रिकल सिस्टोल। अब क्या होगा, वेंट्रिकल का डायस्टोल होगा। धीरे धीरे प्रेशर क्या कम होगा, जैसे जैसे धीरे धीरे प्रेशर कम होगा तो क्या हो जाएंगे, जो हमारे सेमी ल्यूनर वाल्व है वो क्लोज हो जाएंगे, क्योंकि ब्लड वापस से आर्टरी से और एओर्टा से वापस से वेंट्रिकल के अंदर ना जाए। बैक फ्लो ब्लड को प्रिवेंट करने के लिए क्या हो जाएंगे, हमारे सेमी ल्यूनर वाल्व क्लोज हो जाएंगे। जैसे ही बच्चों सेमी ल्यूनर वाल्व क्लोज होंगे, वैसे ही एक साउंड और प्रोड्यूस होगा जिसे हम बोलेंगे डब, और ये हमारे हार्ट का सेकंड साउंड होता है। एक बात हमें गांठ बांध लेनी कि कभी भी वाल्व के ओपन होने से कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी, हमेशा साउंड प्रोड्यूस होगी वाल्व के बंद होने पे,
ठीक है मैम, दोनों की दोनों साउंड प्रोड्यूस होगी और वेंट्रिकल का क्या हो गया, वेंट्रिकल का रिलैक्सेशन हो गया, वेंट्रिकल क्या हो गया, डायस्टोल हो गया, वेंट्रिकल रिलैक्स पोजीशन में आ गई। वापिस से बच्चों वही कार्यक्रम वापिस से चलेगा, जॉइंट डायस्टोल में आ गए, दोनों एट्रिया भी डायस्टोल में आ गया, वेंट्रिकल भी डायस्टोल में आ गया। वापिस से क्या होगा, लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम के अंदर ब्लड का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। वापिस से क्या होंगे, वाल्व ओपन हो जाएंगे, दोनों के दोनों ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड, वेंट्रिकल के अंदर ब्लड फिल होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर वापिस से क्या होगा बच्चों, एसिड नोड एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगी और एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो ये पूरी की प्रोसेस, ये साइकिल वापस बच्चों दोहरा जाएगा। ये जो साइक्लिक प्रोसेस होती है बच्चों, इससे ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, कार्डिक साइकिल बोलते हैं। और इसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो बच्चों कितना होता है, 0.8 सेकंड होता है, हमें ध्यान रखना है। ओके मैम, हमें पता है कि हमारा जो हार्ट है वो 1 मिनट के अंदर कितनी बार बीट करता है, हमारी हार्ट बीट की रेट क्या है, 72 टाइम पर मिनट होती है, कि 72 टाइम बीट कर जाता है कितने मिनट में, 1 मिनट के अंदर। ठीक है, इतनी बात हमें ध्यान रखनी है। ठीक है मैम, ध्यान रख लेंगे। अब और क्या ध्यान रखना है, एक हमें ध्यान है स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम की डेफिनेशन क्या होती है कि बच्चों, जो हमारा ईच वेंट्रिकल है, जो एक कार्डिक साइकिल के अंदर हमारा ईच वेंट्रिकल जो ब्लड को पंप करता है, उसे हम क्या बोलेंगे, स्ट्रोक वॉल्यूम बोलेंगे, जिसकी अमाउंट कितनी होती है बच्चों, 17 ml होती है। एक कार्डिक साइकिल के अंदर हमारी वेंट्रिकल ने जो ब्लड का अमाउंट पंप किया है हमारी बॉडी के अंदर, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं, जिसकी अमाउंट होती है 17 ml। और एक होता है कार्डिक आउटपुट। कार्डिक आउटपुट कैसे निकलता है बच्चों, अभी मैंने बताया हमारी हार्ट बीट की रेट क्या है बच्चों, आपको पता है 72 टाइम पर मिनट। जब मैंने हार्ट बीट को मल्टीप्लाई किया किससे बच्चों, हमारी स्ट्रोक वॉल्यूम से, स्ट्रोक वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना है किसको, हमारी हार्ट बीट की जो रेट है उसको, तो क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा, इसको करोगे मल्टीप्लाई तो इतना आ जाता है, इतना अमाउंट आता है, इतना। तो अप्रॉक्सीमेटली 5000 ml बोल दो या फिर 5 लीटर बोल दो, ये हमारे क्या होता है, कार्डिक आउटपुट होता है, कार्डिक आउटपुट होता है। और इसकी डेफिनेशन ये है कि बच्चों 1 मिनट के अंदर हमारे हार्ट ने कितना ब्लड को पंप किया है। तो 1 मिनट के अंदर हमारा हार्ट कितना ब्लड पंप कर देता है बच्चों, 5000 ml या 5 लीटर ब्लड पंप कर देते हैं। और हम हमारी स्ट्रोक वॉल्यूम को भी चेंज कर सकते हैं, हम हमारे हार्ट बीट को भी चेंज कर सकते हैं। तो इन दोनों के चेंज होने से हमारा जो कार्डिक आउटपुट है बच्चों वो भी चेंज हो सकता है। इसलिए जो एक एथलीट होता है उसका जो कार्डिक आउटपुट होता है वो एक नॉर्मल इंसान के कंपेरिजन में क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है मैम, इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद क्या ध्यान रखना है हमें, ओके मैम, तो हमें समझ में आया कि हम हमारे हार्ट के जो कार्डिक आउटपुट है उसे चेंज कर सकते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम को चेंज करके, हार्ट बीट को चेंज करके, हार्ट बीट की जो रेट है। आई होप आज आपको कार्डिक साइकिल समझ में आएगा। 0.8 सेकंड का एक साइकिल होता है। लब साउंड कब प्रोड्यूस होते हैं, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व के क्लोज होने पे। डब साउंड कब प्रोड्यूस होती है, सेमील्यूनार वाल्व के क्लोज होने पे। और इन दोनों का क्या है, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है, क्लिनिकल डायग्नोसिस में क्या करते हैं हम इनका यूज़ करते हैं। ओके मैम, आई होप आपको कार्डिक साइकिल समझ में, कल मैंने अच्छे समझा दिया। फटाफट से ईसीजी देख लेते हैं 3 मिनट के अंदर, फिर 10 मिनट हो जाएंगे हमारे। ईसीजी क्या बच्चों, देखो हमने कई बार एनसीईआरटी में लिखा है कि हमने टीवी में या फिर कभी आपने रियल लाइफ में भी देखा होगा, ऐसे हॉस्पिटल्स के अंदर कैसे टीवी से लगातार उसके ऊपर ऐसे ऐसे वेव सी चल रही होती है। ठीक है, तो ये जो मशीन है जिसके अंदर ये ग्राफ बना है, उस मशीन को तो बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। मैं यहाँ पे सिर्फ ग्राफ लिख रही हूँ, ई और ये सी लगा के, ई का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। मतलब मशीन को तो हमने बोला इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, और जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस मशीन के अंदर बना है उसको हम बोले इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, कंफ्यूज नहीं होंगे। एनसेट में डायरेक्ट लिखा हुआ है कि मशीन का नाम तो बच्चों इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, वहीं पे जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मशीन के अंदर बना है बच्चों उसका नाम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और ये क्या होता है, हमारी हार्ट के अंदर जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है ना, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाता है, ईसीजी कहलाता है। हार्ट के अंदर जो हमारी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या कहता है बच्चों, ईसीजी कहलाता है। ईसीजी 2 तरीके की हो सकती है, एक स्टैंडर्ड ईसीजी हो सकती है, और एक हम कोई बीमारी होगी किसी को, कोई उसके बॉडी के अंदर मतलब हार्ट अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा, तो उसका डिटेल स्टडी करने के लिए एक क्या होता है, उसको इवेल्यूएट करने के लिए एक डिटेल में भी ईसीजी होती है। बट हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड ईसीजी को पढ़ेंगे। हमारी एनसीईआरटी में स्टैंडर्ड ईसीजी होती है। स्टैंडर्ड ईसीजी बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें एक जो इंसान है उसके साथ में 3 लीड को अटैच करना पड़ता है। 3 लीड बच्चों, 2 लीड तो कहाँ लगेगी, उसकी दोनों कलाइयों पे लग जाएगी, लेफ्ट रिस्ट पे और राइट रिस्ट पे, और 1 लीड लगेगी उसकी लेफ्ट एंकल पे। लेफ्ट साइड लगेगा नहीं, क्योंकि हार्ट भी लेफ्ट साइड होता है, ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है मैम, उसके बाद में अगर हमें डिटेल इवोल्यूशन करना है किसी बंदे का, तो उसके लिए हमें बहुत सारी लीड लगानी पड़ती है उसके चेस्ट रीजन में, क्योंकि ऑब्वियसली हमारा हार्ट का पे थोड़ा सी कैविटी में, तो चेस्ट रीजन में ही लगाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी वहीं से तो हम पता कर सकते हैं। ये तो नहीं कि मैं ब्रेन के ऊपर लगा दूंगी अगर मुझे हार्ट की एक्टिविटी को मेजर करना है, तो चेस्ट वाले रीजन में क्या करेंगे, मल्टीपल लीड लगानी पड़ती है हमें डिटेल इवोल्यूशन के लिए। अब स्टैंडर्ड ईसीजी में 3 वेव आपको ध्यान रखनी है, पी वेव, क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स एंड टी वेव। जो पी वेव है बच्चों, वो क्या करेगी, एट्रिया के डीपोलराइजेशन को, ध्यान रखना कौन सा वर्ड यूज करूँ, डीपोलराइजेशन को बताएगी, जिससे क्या होगा, एट्रिया का सिस्टोल होगा। ओके मैम, जो बच्चों क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स है वो वेंट्रिकल के डीपोलराइजेशन को बताएगी, जिससे क्या होगा कि वेंट्रिकल का सिस्टोल होगा। और वो कब होता है, क्यू वेव के बाद में होता है, आफ्टर द क्यू वेव होता है, एनसेट में डायरेक्ट मेंशन किया हुआ है। और बच्चों जो टी वेव है वो हमारी, वो किसको बताएगी,
टी वेव दिखाएगी वेंट्रिकल के रिलैक्सेशन को यानी डीपोलराइजेशन को। मैंने बताया था रिलैक्सेशन और डीपोलराइजेशन को मिलाना है। डीपोलराइजेशन बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, तो री को री से मिलाना है, आर को आर से मिलाना है, तो रिलैक्सेशन होगा तो डीपोलराइजेशन होगा। फिर बच्चा क्या डीपोलराइजेशन वो कब हो जाएगा, वो सिस्टोल के टाइम पे होगा। ठीक है मैम। तो टी वेव किसको दर्शाएगी कि हमारे वेंट्रिकल का रिलैक्सेशन होने वाला है, डायस्टोल की कंडीशन आने वाली है, डीपोलराइजेशन होने वाला। ओके मैम। और आफ्टर द एंड ऑफ टी वेव क्या होता है, आफ्टर द एंड ऑफ टी वेव क्या होता है, एंड ऑफ सिस्टोल होता है। टी वेव के आफ्टर में एंड द टी वेव के एंड द सिस्टोल, जब टी वेव खत्म होगी वहीं पे क्या होगा, हमारा सिस्टोल खत्म होगा। ये बात हमें ध्यान रखनी है कि ऐसे नहीं क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स खत्म हो गया तो वेंट्रिकल का सिस्टोल वहीं पे खत्म हो गया, नहीं। जहाँ तक टी वेव खत्म होती है वहाँ तक क्या होता है बच्चों, सिस्टोल का एंड होता है। ठीक है मैम, इसी चीज़ समझ में आ गई। इसका भी क्लिनिकल क्या है, बहुत बोल सकते हैं सिग्निफिकेंस है। नॉर्मल बंदों की ईसीजी मतलब सेम नहीं होती है। मेरी ईसीजी आपकी ईसीजी नॉर्मल वो शेप ऐसी दिखेगी, ऐसे पीक सा दिखेगा, उसमें कुछ डिफरेंस नहीं आता मेनली। अगर कुछ डिफरेंस आ रहा है शेप के अंदर तो मतलब आपको कोई एबनॉर्मलिटी है, आपका हार्ट अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा, आपको कोई डिसऑर्डर हो सकता है, तो वो वाला केस आ जाता है, कोई बीमारी का केस। ओके मैम, कल का लेक्चर 10 मिनट में मैंने समझाने की कोशिश की, आपको समझ में आएगा आई होप। अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों डबल सर्कुलेशन को। फटाफट से एक डायग्राम समझ लो। डबल सर्कुलेशन हमें आता है, बस हमें एक बार रेडी करना है एनसीईआरटी से, क्योंकि ये पहले ये टॉपिक है डबल सर्कुलेशन हम पहले देख ही चुके हैं। हार्ट बना लो, ह्यूमन का हार्ट, और कितने चैम्बर होते हैं बच्चों, 4 चैम्बर होता है, आपको पता है ये बात। लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। ओके मैम, देखो ऐसा डायग्राम आप अपनी नोटबुक में भी बना सकते हो अगर आपको बनाना है तो खुद से भी। एक साइड बना लो बच्चों ऑर्गन बॉडी के, बॉडी के ऑर्गन, तो एक साइड बना लो बच्चों लंग। क्या बना लो बच्चों, लंग्स। हमें पता है बच्चों हमारी ऑर्गन के अंदर क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ओके मैम, जो हमारी बॉडी के अंदर बच्चों डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको कलेक्ट करती है एक वेन जिसका नाम है वेना कावा। क्या नाम है बच्चों, वेना कावा। वेना कावा नाम की एक वेन है जो हमारी बॉडी की सबसे बड़ी वेन है, जो क्या करेगी, यहाँ पे डी लिख रही हूँ मैं, खुद से समझ आना। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सी लिख देती हूँ। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हो, कहाँ पे लाके डाले थे, राइट एट्रियम। और ये बात मैं आपको पहले भी दो में बता चुकी हूँ कि हमारे हार्ट का राइट वाला जो साइड है उसमें हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा, और जो लेफ्ट वाला साइड है उसमें हमेशा क्या रहेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा। ठीक है मैम। तो क्या किया वेना कावा ने, क्या किया बच्चों, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाके कहाँ डाल दिया, हमारे राइट एट्रियम के अंदर डाल दिया। ओके मैम, वहीं पे क्या होता है, राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल के अंदर जाएगा। ओके मैम, और राइट वेंट्रिकल से क्या होगा, ब्लड जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। एक बात ध्यान रखें कि हमेशा हार्ट से बाहर जो भी वेसल निकलेगी उसे आर्टरी बोलेंगे, और हार्ट के अंदर जो भी वेसल एंटर करेगी उसे वेन बोलेंगे। तो राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू क्या होगा बच्चों, ब्लड जो है, और ब्लड कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अभी हमें देखना क्योंकि राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, एट्रियम के अंदर जो ब्लड था अभी वेंट्रिकल के अंदर आ जाता है, तो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड कौन सा है, डीऑक्सीजनेटेड आया, वही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ चला। अब देखो आर्टरी होती हुई भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है, कहाँ चला जाएगा, लंग्स के अंदर चला जाएगा। लंग्स में क्या होगा, एक्सचेंज होगा ऑक्सीजन और CO2, ऑक्सीजन अंदर आ जाएगी, ब्लड के CO2 बाहर चली जाएगी। तो यहाँ पे अब ब्लड क्या हो गया, ऑक्सीजनेटेड हो गया। तो लंग्स से बच्चों हमें ध्यान रखनी है, लंग्स से निकलती है एक आर्टरी जिसका नाम है, आर्टरी वेन, पल्मोनरी वेन। अब ग्रीन में लिखी मैं यहाँ पे पल्मोनरी वेन। इस पल्मोनरी वेन में ब्लड कैसे ऑक्सीजनेटेड, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाके ढकान डाल देती है, लेफ्ट एट्रियम में डाल देती है। ठीक है मैम, लेफ्ट एट्रियम में इसने ब्लड डाला, लेफ्ट एट्रियम से क्या, लेफ्ट वेंट्रिकल से, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो है एओर्टा के थ्रू होता हुआ, एओर्टा हमारी बॉडी की सबसे बड़ी क्या आर्टरी है, एओर्टा के थ्रू होता हुआ बच्चों कहाँ चला जाता है, ऑर्गन्स के अंदर चला जाता है, और इसमें कौन सा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। आई होप आपको ये सर्कुलेशन समझ में आएगा। तो हमें एक बात ध्यान रखनी है कि हमारे लंग्स के अंदर एक सर्कुलेशन हो रहा है और एक ऑर्गन के अंदर हो रहा है। जो ऑर्गन और हार्ट के बीच में सर्कुलेशन होता है उसे तो बोलते हैं सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, और जो हमारे लंग्स और हार्ट के बीच में सर्कुलेशन होता है उसे बोलते हैं पल्मोनरी वर्ड हमेशा हार्ट के लिए लंग्स के लिए आता है, तो उसे बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। समझ में आई बात। लंग के बीच में और हार्ट के बीच में जो ब्लड का एक्सचेंज हो रहा है, जो सर्कुलेशन चल रहा है, जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, उसे बोलेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन। वहीं पे हमारे ऑर्गन और हार्ट के बीच में जो सर्कुलेशन हो रहा है उसे बोलेंगे सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। और ये होता है डबल सर्कुलेशन, कि हमारी बॉडी के अंदर कभी भी हार्ट के अंदर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कभी भी मिक्स नहीं होता है। दोनों टाइप के ब्लड अलग अलग चैम्बर में रहते हैं, और एफिशिएंटली क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर ब्लड को पंप किया जाता है, जिससे क्या कहते हैं कि हमें ज़्यादा क्या होता है, एफिशिएंटली वर्क कर पाते हैं। तो दो टाइप के सर्कुलेशन देखने को मिलते हैं, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन। सिस्टमेटिक सर्कुलेशन होगा ऑर्गन एंड हार्ट के बीच में, वहीं पे जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है वो होगा हमारे लंग्स और हार्ट के बीच में। ठीक है, अब आप देखो फटाफट से मैं वो डायग्राम बनाऊँ। लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। यहाँ पे क्या है बच्चों, ऑर्गन है हमारी बॉडी के, और यहाँ पे क्या है बच्चों, लंग है, लंग्स है।
अब देखो मैं थोड़े थोड़े नाम लिखूंगी, ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी। आपसे कहीं वैना कावा आई, अब आपको पता है वैना कावा लिख रही हूँ। वैना कावा ने कैसा ब्लड, डिऑक्सी वो राइट एट्रियम से गया राइट वेंट्रिकल, तो राइट वेंट्रिकल में कहाँ गया बच्चों, लंग्स के अंदर पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। ठीक है मैम। तो देखो जो पल्मोनरी सर्कुलेशन हुआ है उसमें क्या क्या आ रहा है, राइट एट्रियम आ रहा है, राइट वेंट्रिकल आ रहा है और लंग्स आ रहे हैं। और वहीं पे लंग्स से कहाँ जाएगा ब्लड, पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में भी जाएगा। तो यानी इसमें क्या आ रही है, पल्मोनरी वेन भी आ रही है। ठीक है। और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में और लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में। तो ये जो मैंने आपको सर्कुलेशन बना के दिखाई, ये क्या डबल सर्कुलेशन है। ये है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन और ये है हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन। मैंने सारे शॉर्ट में नाम लिखे हैं। ठीक है। तो अगर आपसे पूछ ले कि सिस्टमेटिक सर्कुलेशन जो है वो और जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है वो किस किस के बीच में होता है, देखो पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या आएगा, राइट वेंट्रिकल आएगा जिससे ब्लड कहाँ पे गया, लंग्स में गया। राइट वेंट्रिकल से लंग्स में गया और लंग्स से कहाँ है, लेफ्ट एट्रियम में। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन कैसे चलता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, ये दो सर्कुलेशन हो गए। इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। ये बात ध्यान रखनी है। अब मैं आपको फटाफट से एनसीईआरटी पढ़ा देती हूँ। देखो फटाफट से रीड करेंगे। देखो द डबल सर्कुलेशन टॉपिक का नाम है द ब्लड फ्लोज स्ट्रिक्टली बाय ए फिक्स्ड रूट थ्रू ब्लड वेसल्स द आर्टरीज। अच्छा इसमें पहले ना आर्टरी और वेन को बताया हुआ, थोड़ा सा वो देख लो, डायग्राम के थ्रू बता दूं मैं। हमें क्या पढ़ना था, एक ब्लड वेसल टॉपिक पढ़ना था, एक हार्ट पढ़ना था और एक ब्लड पढ़ना था। ब्लड को हमने कंप्लीटली पढ़ लिया, हार्ट को हमने कंप्लीटली पढ़ लिया। थोड़ा सा ब्लड वेसल्स के बारे में जान लेते हैं क्या होती है ब्लड वेसल्स। देखो ब्लड वेसल्स जो है, थोड़ा सा बता देती हूँ मैं। ब्लड वेसल्स आप तीन टाइप की देख सकते हो, एक होगी वेन, एक होगी आर्टरी और एक होगी कैपिलरी। ठीक है बच्चों। वेन के अंदर मेनली कैसा ब्लड होगा, डीऑक्सीजेनेटेड। मैं मेनली बोल रही हूँ, हमेशा नहीं बोलती। मैक्सिमम टाइम कैसा ब्लड होगा, डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड होगा। हमने एक्सेप्शन अभी देख लिया। पल्मोनरी वेन एक ऐसी वेन है जो लंग्स से ब्लड लेके लेफ्ट एट्रियम में डालती है और उसमें ऑक्सीजेनेटेड ब्लड होता है। अब आपने खुद ने भी देखा डबल सर्कुलेशन में। वहीं पे आर्टरी में हम मोस्टली क्या बोलेंगे, मोस्टली या फिर मैक्सिमम टाइम क्या बोलेंगे, प्योर ब्लड होता है। पर वहीं पे इसमें डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड भी हो सकता है, किसमें, पल्मोनरी आर्टरी में। तो एक्सेप्शन है दोनों जगह। और कैपिलरी क्या करती है, कैपिलरी डिवाइड होकर क्या करती है, चीज़ों के लीक होने में हेल्प करती है। मतलब क्या होता है, इससे एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो सकता है, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिशंस हो सकता है। तो ये होती है। अब वहीं पे तो आपको एक बात है, वी से वेन और वाल्व प्रेजेंट होंगे। वेन में वाल्व प्रेजेंट होते हैं। अब आप इसको ध्यान कैसे रखोगे, वी को वी से मैच करना है। वेन की स्पेलिंग वी से स्टार्ट हो रही है तो वाल्व को भी वी के अंदर रखना है, वी को वी से मैच करना है। तो वाल्व किस में प्रेजेंट होंगे, वेन में प्रेजेंट होंगे। और आर्टरी के अंदर जो वाल्व होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है बच्चों। जो वेन है और जो आर्टरी है हमारी, इनमें तीन लेयर होती है इनकी। जब आप ये मान लो कोई ब्लड वेसल्स है, ये ब्लड वेसल्स है, तो इनकी जो ये वेसल है वो कितनी लेयर से मिलकर बनी, तीन लेयर से मिलकर बनी हुई है। सबसे बाहर जो होती है वो होती है ट्यूनिका एक्सटर्ना, बीच में जो होती है उसे बोलते हैं ट्यूनिका मीडिया, और अंदर वाली जो लेयर होती है उसे बोलते हैं ट्यूनिका इंटरना। ठीक है, तीनों बातें ध्यान में। यहाँ पे नाम लिख के एनसीईआरटी से पढ़ाऊंगी, लिखा हुआ है ट्यूनिका एक्सटर्ना सबसे बाहर वाली लेयर होगी, फिर बीच में जो लेयर होगी उसे बोलेंगे ट्यूनिका मीडिया, और जो अंदर वाली लेयर होगी उसे बोलेंगे ट्यूनिका इंटरना। ठीक है बच्चों। अब आप एनसीईआरटी से रीड करो, मैं वहीं पर ही आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। मतलब हमें पढ़ना क्या है बच्चों, वैसे इसको तो यहाँ पे डबल सर्कुलेशन पहले ब्लड वेसल्स को पढ़ेंगे, उसके बाद में मैंने जो आपको सर्कुलेशन समझाया था उसको पढ़ लेंगे। ठीक है। अब देखो द ब्लड फ्लो स्ट्रिक्टली बाय ए फिक्स्ड रूट थ्रू ब्लड वेसल्स, कि हमेशा एक स्ट्रिक्टली फिक्स रूट में ब्लड फ्लो करेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि पल्मोनरी वेन के थ्रू लंग्स से ब्लड आएगा, लेफ्ट एट्रियम में आएगा, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल में एओर्टा से थ्रो होता है, वो पूरे ऑर्गन में चला जाएगा। ऑर्गन से ब्लड वेना कवा के थ्रू आएगा राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में। तो जो एक फिक्स रूट है ब्लड का वो हमेशा स्ट्रिक्टली फॉलो होता है। और किसके थ्रू होता है, ब्लड वेसल्स के थ्रू होता है। ब्लड वेसल्स था आर्टरी एंड वेन्स, और ब्लड वेसल्स में मेनली हम क्या पढ़ेंगे, आर्टरी और वेन्स पढ़ेंगे। बेसिकली ईच आर्टरी एंड वेन कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर। अभी मैंने बताया कितनी लेयर होती है बच्चों, 3 लेयर होती है। एंड इनर लाइनिंग ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम, जिसे हम बोलेंगे एंडोथेलियम, सबसे इनर वाली लाइन है, और जिसे बोला ट्यूनिका इंटीमा। ट्यूनिका इंटीमा बोलो या ट्यूनिका इंटरना बोल दो। सबसे अंदर वाली जो लाइनिंग है बच्चों वो किसकी होगी, स्क्वैमस एपिथेलियम, स्क्वैमस सेल्स की होगी। आपको ध्यान रखना, उसे हम बोलेंगे एंडोथेलियम, और उसको हम नाम क्या देंगे, ट्यूनिका इंटीमा नाम देंगे। ए मिडल लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिक फाइबर्स, जो मिडल लेयर होगी
उसको बोलेंगे ट्यूनिका मीडिया। वो किससे मिलकर बनी हुई है? स्मूथ मसल्स है, उसमें इलास्टिक फाइबर्स है, क्योंकि मसल्स होगी तभी तो वो मतलब ब्लड वेसल्स से कॉन्टैक्ट हो सकती है, क्योंकि ब्लड का प्रेशर आएगा तो कॉन्टैक्ट होने के लिए तो चाहिए ना, ऐसे रिजिड थोड़ा ना होगी जो मतलब वेसल की वॉल है, ऐसे कैसे होगी? उसमें मसल्स हो गए तो मतलब वो उस पर प्रेशर पड़ेगा तो वो कॉन्टैक्ट हो सकती है, तो इलास्टिक फाइबर्स होंगे और क्या होंगे? स्मूथ मसल होंगे। और एंड एक्सटर्नल लेयर ऑफ फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू विद द कोलाजन फाइबर्स द ट्यूनिका एक्सटर्ना। सबसे बाहर वाली लेयर किसकी है? कोलाजन फाइबर्स की है, और उसमें क्या फाइबर्स का कनेक्टिव टिश्यू, उसे बोलेंगे ट्यूनिका एक्सटर्ना। द ट्यूनिका मीडिया इज कंपैरेटिवली थिन इन द वेन्स, फिगर 15.4 अभी मैं दिखा दूंगी। तो जो ट्यूनिका मीडिया वो किस में थिन होगी बच्चों? वेन में थिन होगी। आंखें बंद करेंगे, मेरे साथ बोलेंगे। डबल सर्कुलेशन में स्टार्ट किया, उसमें हमने देखा कि हमारा जो ब्लड फ्लो होता है बॉडी के अंदर वो स्ट्रिक्टली एक फिक्स रूट फॉलो करता है। हमारी ब्लड वेसल्स दो है, कैपिलरी नहीं, आर्टरी और वेन। आर्टरी और वेन तीनों की तीनों तीन लेयर से दोनों तीन लेयर से मिलकर बनी हुई है। सबसे बाहर ट्यूनिका एक्सटर्ना, फिर ट्यूनिका मीडिया, फिर ट्यूनिका इंटरना। जो ट्यूनिका एक्सटर्ना है बच्चों, उसमें क्या मिलेंगे? कोलाजन के फाइबर्स मिलेंगे, और क्या मिलेंगे? फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू मिलेगा। जो ट्यूनिका मीडिया है बच्चों, उसमें क्या मिलेगी? स्मूथ मसल्स मिलेगी और इलास्टिक फाइबर्स मिलेंगे। जो ट्यूनिका इंटरना है बच्चों, उसमें स्क्वैमस सेल्स होगी, उसे हम बोलेंगे एंडोथेलियम। वहीं पे जो ट्यूनिका मीडिया होती है, मसल्स वाली जो लाइनिंग है ना, लेयर है ना, वो वेन में पतली होती है, किसके कंपेरिजन में? थिन होती है, किसके कंपेरिजन में? आर्टरी के कंपेरिजन में। और एक बात हमें ध्यान रखनी कि वेन में वाल्स भी प्रेजेंट होते हैं और आर्टरी में कोई वाल्स नहीं होते, ठीक है मैम। वेसल्स का टॉपिक इतना ही दिया हुआ है आपको एनसीईआरटी के अंदर, और मैं फिगर आपको दिखा दूंगी। उसके बाद में एनसीईआरटी क्या बोल रही है? एज मैंशनड अर्लियर द ब्लड पम्प्ड बाय द राइट वेंट्रिकल एंटर टू द पल्मोनरी आर्टरी। मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ कि जैसे कि हमारा जो राइट वेंट्रिकल है वो ब्लड पंप करता है तो किस में जाता है? पल्मोनरी आर्टरी में जाता है। पल्मोनरी आर्टरी वेयर एज द लेफ्ट वेंट्रिकल पंप ब्लड इनटू द एओर्टा, और लेफ्ट वेंट्रिकल किस में ब्लड पंप करता है? एओर्टा में पंप करता है। aorta, the deoxygenated blood pump into the pulmonary artery is passed on to the lungs, from where is the oxygenated blood is carried by the pulmonary vein into the left atrium। जो हमने deoxygenated blood को पंप किया है लेफ्ट वेंट्रिकल से, वो कहाँ जाएगा? लंग्स के अंदर जाएगा, और लंग्स के अंदर ये ब्लड जो है प्योर होने के बाद में, ऑक्सीजेटेड होने के बाद में लेफ्ट एट्रियम के अंदर आ जाएगा पल्मोनरी वेन के थ्रू। ये पूरा सर्कुलेशन आपको समझा चुकी हूँ। लेफ्ट एट्रियम, दिस पाथवे कॉन्स्टिट्यूट द पल्मोनरी सर्कुलेशन, और इस सर्कुलेशन को हम क्या बोलेंगे? पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलेंगे। तो इसमें क्या क्या है बच्चों? एक तो हमारा आया कहाँ पे? क्या? पल्मोनरी आर्टरी आई। एक हमारा क्या आया? लेफ्ट एट्रियम आया। और एक हमारे पास में क्या आया? राइट वेंट्रिकल नहीं लिखा इसमें कहीं पे भी। द डिओक्सिबल पंप इनटू द पल्मोनरी आर्टरी इज पास्ड, ये यहाँ पे लिखा हुआ है ना, राइट वेंट्रिकल ऊपर लिख दिया इन्होंने। तो राइट वेंट्रिकल ने जो पंप किया ब्लड को, वो पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ कहाँ चला गया? लंग्स में चला गया, और लंग्स ने उस ब्लड को कहाँ पे डाल दिया बच्चों? लेफ्ट एट्रियम में डाल दिया। तो राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी आर्टरी और जो हमारे लंग्स है वो किसका पार्ट हो जाएंगे? और लेफ्ट एट्रियम किसके पार्ट हो जाएंगे? पल्मोनरी सर्कुलेशन के पार्ट हो जाएंगे, ठीक है। और बीच में क्या आ गई? पल्मोनरी वेन भी आ गई। दिस पाथवे कॉन्स्टिट्यूट द पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है मैम। पल्मोनरी सर्कुलेशन हो गया। उसके बाद में क्या आएगा? The oxygenated blood entering the aorta is carried out by network arteries, arterioles and capillary to the tissues, from where the deoxygenated blood is collected by the system of venules, veins and vena cava and impacted into the right atrium। right atrium में क्या आता है? वेना कावा से क्या आता है? ब्लड आ जाता है, deoxygenated blood। दिस इज द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। ये कौन सा सर्कुलेशन होगा? सिस्टमेटिक सर्कुलेशन होगा। द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन प्रोवाइड न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन एंड अदर एसेंशियल सब्सटेंस टू द टिश्यू एंड टेक CO2 एंड अदर हार्मफुल सब्सटेंसेस अवे फ्रॉम द एलिमिनेशन। ये हमें पता है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन को हमें देने और CO2 को और वेस्ट सब्सटेंस को हमें बाहर निकालना है। ए यूनिक वेस्कुलर कनेक्शन एग्जिस्ट बिटवीन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द लीवर कोल्ड। अच्छा देखो क्या होता है, एक हमें टॉपिक पढ़ना है बच्चों, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। जो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम है किसके बीच में? एक तो होता है लीवर और एक होती है हमारी इंटेस्टाइन। लीवर इंटेस्टाइन के बीच में क्या देखने को मिलता है? हिपैटिक पोर्टल सिस्टम देखने को मिलता है। क्या होता है इसमें? हमें पता है इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है? हमारे जो हमने खाना खाया उसका डाइजेशन होगा, तो डाइजेशन होगा तो ग्लूकोज का डाइजेशन होगा, अमीनो एसिड का डाइजेशन होगा। हमेशा जो हम बोल सकते हैं कि जो सबसे बोल सकते हैं कि क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में नहीं, सिंपल फॉर्म में जो ब्लड होता है वो डाइजेशन करता है। जैसे हमने खाना खाया तो आलू खाया, तो आलू में स्टार्च था, तो स्टार्च क्या तो ग्लूकोज से मिलकर बनाते हैं, तो ग्लूकोज को हमने तोड़ दिया और ग्लूकोज को क्या कर लिया? हमारे ब्लड ने एब्जॉर्ब कर लिया। तो इंटेस्टाइन के अंदर जो ब्लड आया है, मतलब खाना आया तो खाने को ब्लड ने एब्जॉर्ब कर लिया, तो उस ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या ग्लूकोज हो गया। और हमेशा किसी भी ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में जाता है? वेना कावा में जाता है। बट क्या होता है, एक सिस्टम होता है हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, जिससे क्या करते हैं कि हम हमारे इंटेस्टाइन से जो ब्लड है वेना कावा में ना डाल के लीवर में ले जाते हैं डायरेक्ट। एक ऑर्गन का ब्लड डायरेक्ट दूसरे ऑर्गन में जा रहा है, लीवर में जा रहा है। लीवर में क्या होता है? ग्लूकोज का हम क्या बना देते हैं? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज कर देते हैं, क्योंकि ग्लाइकोजन के रूप में हम हमारे ग्लूकोज को स्टोर कर सकते हैं। हमें पता है कि हमारा फूड स्टोर क्या होता है? ग्लाइकोजन होता है। तो फिर लीवर से वो ब्लड क्या करता है? आगे बाहर चला जाता है वेना कावा के अंदर। तो इस सिस्टम को बोलते हैं हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, जो हमारे लीवर के बीच में और हमारे इंटेस्टाइन के बीच में प्रेजेंट होता है। देखो ये लिखा हुआ
द हिपैटिक पोर्टल वेन कैरीज ब्लड फ्रॉम इंटेस्टाइन टू द लीवर। हिपैटिक पोर्टल वेन ने क्या किया, ब्लड को कहाँ से कैरी कर लिया, इंटेस्टाइन से लीवर तक कैरी कर लिया। और वेन ध्यान है कौन सी, हिपैटिक पोर्टल वेन, लीवर बिफोर इट इज डिलीवर टू द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। सिस्टमेटिक सर्कुलेशन यानी वेना कावा को देने से पहले ये स्पेशल अब ये होता है बस हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, क्योंकि ग्लूकोज को हमें क्या करना है, ग्लाइकोजन में चेंज करना है। और हमें पता है कि बच्चों हमारा हार्ट है वो भी मसल से मिलकर बना हुआ है, तो ये इसकी हार्ट की जो मसल है उससे भी तो ब्लड चाहिए ना, तो उसके लिए हमने स्पेशल आर्टरी और वो होता है जिसे हम बोलते हैं स्पेशल आर्टरी होती है, स्पेशल वेन होती है, जिससे हम बोलते हैं कोरोनरी सिस्टम। कोरोनरी सिस्टम किसके होते हैं, ब्लड की होता है, जिसमें ऐसी ब्लड वेसल्स होती है जो हमारी हार्ट को ब्लड की सप्लाई करती है। द कोरोनरी सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल्स प्रेजेंट इन अवर बॉडी एक्सक्लूसिवली फॉर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड टू एंड फ्रॉम द कार्डियक मस्कुलेचर। कि हमारी कार्डियक मसल जो हार्ट के अंदर प्रेजेंट है उनको क्या करने के लिए, ब्लड की सप्लाई करने के लिए कौन सा सिस्टम होता है, कोरोनरी सिस्टम होता है। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम समझ में आ गया, लीवर और इंटेस्टाइन के बीच में होगा। इंटेस्टाइन से हम एक्सेसिव मतलब इंटेस्टाइन से ब्लड को लेकर हिपैटिक पोर्टल वेन कहाँ डाल देगी, लीवर में डाल देगी, जहाँ पे हम क्या लेते हैं, एक्सेसिव ग्लूकोज को निकाल लेते हैं। अब ये देख लो फिगर देखा था जो हमने एनसीईआरटी में बोला था 15.4 फिगर। सबसे पहले तो देख लो ये क्या दिया, आर्टरी दी है, ये क्या दी है, वेन दी है, और ये क्या दी है, कैपिलरी दी है। जो वेन है उसमें तो देखो जो मिडल लेयर है स्मूथ मसल्स की वो ये रही ब्लैक में, इसको दूसरे कलर से रेड से दिख जाएगा, ये ब्लैक वाली जो है ये देखो, ये स्मूथ मसल की जो लेयर है, थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ, कोई रहेगा इतना ही बड़ा होगा बच्चों। ये देखो इसको तो इतना बनाया है, ठीक है, इसकी लेंथ तो देखो सिर्फ इतनी है, इतनी। और वहीं पे जो इसमें दिखाया स्मूथ मसल के लिए को देखो कितना बड़ा दिखाया हुआ है। तो मतलब यही बात एनसीईआरटी ने लिखी थी कि जो स्मूथ मसल की लेयर होती है, ट्यूनिका मीडिया होती है, वो वेन में तो कैसी होती है, थिन होती है, वहीं पे आर्टरी में कैसी होती है, ज़्यादा होती है। और कैपिलरी सिर्फ किससे मिलकर होती है, स्क्वैमस एपिथेलियम से, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद में देख लो ये डबल सर्कुलेशन दिखाया गया एनसीईआरटी में। लंग्स के बीच में और हार्ट के बीच ये तो पल्मोनरी सर्कुलेशन होगा, और ऑर्गन्स के बीच में, बॉडी पार्ट के बीच में और हार्ट के बीच में जो सर्कुलेशन होता है उसे बोलेंगे सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। ये दोनों सर्कुलेशन हमें देख ली, ठीक है। अब फटाफट से डबल सर्कुलेशन को मैं कंपेयर करूँ, आंखें बंद करके मेरे साथ में बोलेंगे बच्चों। जैसे हमने डबल सर्कुलेशन को स्टार्ट किया तो एनसीईआरटी बोले कि हमारी बॉडी के अंदर ब्लड का जो फ्लो होता है वो एक स्ट्रिक्ट रूट के अंदर होता है, स्ट्रिक्ट पाथ के अंदर होता है। ब्लड वेसल्स होती है, ब्लड वेसल दो टाइप की होती है, आर्टरी होती है, वेन होती है। दोनों की दोनों ब्लड वेसल्स 3 मेजर लेयर से मिलकर बनी हुई है, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका एक्सटर्ना, सबसे बाहर होगी ट्यूनिका एक्सटर्ना, बीच में ट्यूनिका मीडिया, और सबसे अंदर होगी ट्यूनिका इंटरना। बच्चों जो ट्यूनिका एक्सटर्ना है सबसे बाहर वाली लेयर है वो किससे मिलकर, कोलाजन फाइबर और फाइब्रस टिश्यू है उसमें। उसके बाद में क्या आ जाएगा, जो ट्यूनिका मीडिया उसमें स्मूथ मसल्स होंगे, इलास्टिन की फाइबर्स होंगे, और ट्यूनिका इंटरना जो स्क्वैमस सेल से मिलकर बनी हुई है जिसे बोलेंगे एंडोथेलियम। फिर एनसीईआरटी बोल रही है कि जो हमारी वेन होती है उसकी जो ट्यूनिका मीडिया होती है वो थिन होती है किसके कंपैरिजन में, आर्टरी के कंपैरिजन में, और जो वेन है उसमें वाल्व भी प्रेजेंट होंगे, और जो कैपिलरी है बच्चों वो तो सिर्फ एक स्क्वैमस एपिथेलियम की लेयर से मिलकर बनी होती है। फिर उसके बाद में एनसीईआरटी बताया डबल सर्कुलेशन के बारे में। डबल सर्कुलेशन क्या होता है बच्चों, दो टाइप का होता है, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन। सबसे पहले मान लो हमारे ऑर्गन से जो क्या बोल सकते हैं, ऑर्गन से इम्प्योर ब्लड वेना कावा के थ्रू खाएगा, राइट एट्रियम, खुद से आपको बोलना है, आपको पता होना चाहिए। वेना कावा से राइट एट्रियम में आएगा, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहा जाएगा, लंग्स के अंदर जाएगा। लंग्स के अंदर वो ब्लड क्या हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, जहाँ से पल्मोनरी वेन के थ्रू वो कहाँ जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगा। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी के अंदर चला जाएगा। तो इससे क्या होगा, हमारी पूरी बॉडी के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन होगा। तो राइट वाली साइड में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, लेफ्ट वाली साइड में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, कभी भी ब्लड का मिक्सिंग नहीं होता है। तो इस पाथवे को बोलते हैं डबल सर्कुलेशन, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन। सिस्टमेटिक सर्कुलेशन हमारे बॉडी के पार्ट के बीच में और हार्ट के बीच में होगा, वहीं पे जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है वो हमारे लंग्स के बीच में और हार्ट के बीच में होगा, ठीक है मैम। फिर एक स्पेशल टाइप का पोर्टल सिस्टम देखने को मिलता है, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, जो इंटेस्टाइन और लीवर के बीच में होता है। इंटेस्टाइन से हिपैटिक पोर्टल में ब्लड को लेकर कहाँ डाल देती है, लीवर में डाल देती है। कहाँ डालने की वजह, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में डालने की वजह कहाँ डाल देती है, लीवर में डाल देती है, ठीक है मैम। वहीं पे कोरोनरी सिस्टम होता है, जो हमारी हार्ट की जो मसल्स है, कार्डियक मसल्स, उनको ब्लड की सप्लाई करने के लिए क्या होता है, कोरोनरी सिस्टम होता है, ठीक है मैम। ये हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कि हमारी हार्ट का जो रेगुलेशन है, हार्ट की एक्टिविटी का, वो कैसे होता है। रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, हमारे हार्ट की जो कार्डियक एक्टिविटी है उसका रेगुलेशन कैसे होगा। नॉर्मल एक्टिविटीज होता है हार्ट आर रेगुलेटेड इंट्रिंसिकली, मतलब हार्ट खुद की एक्टिविटी को खुद ही रेगुलेट कर सकता है। ऑटो एक्साइटेबल टिश्यू हमारे हार्ट के अंदर प्रेजेंट है, ऐसे उसको किसी की सिग्नल की जरूरत नहीं है कि कोई न्यूरॉन से सिग्नल लेगा तो वो धड़केगा, तो वो ब्लड को पंप करेगा। वो ऑटो एक्साइटेबल होता है, खुद से इंपल्स को जनरेट कर सकता है। तो वैसे तो हमारे हार्ट की एक्टिविटी हार्ट खुद ही क्या कर लेता है, रेगुलेट कर लेता है। बट कुछ केस में मतलब हम इसको इफेक्ट कर सकते हैं, हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो उसे चेंजेस कर सकते हैं इसमें कुछ, बट रेगुलेशन तो क्या कर सकता है, इंट्रिंसिकली होता है, ऑटो एक्साइटेबल होता है। ऑटो रेगुलेटेड होता है बाय स्पेशलाइज्ड मसल्स। कौन सी टिश्यू होता है, कौन सी मसल होती है, नोडल टिश्यू होता है,
हैंस द हार्ट इज कॉल्ड मायोजेनिक। हमारा हार्ट कैसा है, मायोजेनिक है। ए स्पेशल न्यूरल सेंटर्स मेडुला ऑब्लिगेटा कैन मॉडरेट द कार्डियक फंक्शन थ्रू द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। मतलब हम इसे मॉडरेट कर सकते हैं, हम चेंजेस कर सकते हैं हमारे हार्ट के फंक्शन में। इसका सेंटर का होता है मेडुला ऑब्लिगेटा के अंदर। जैसे हमने रेस्पिरेटरी सेंटर पढ़ा था ना मेडुला ऑब्लिगेटा के अंदर, वैसे ही हमारी हार्ट की एक्टिविटी को अफेक्ट करने के लिए, हार्ट की एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए सेंटर का मेडुला ऑब्लिगेटा में। और कौन सा सिस्टम है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, एएनएस ध्यान में। एएनएस के दो पार्ट होते हैं, सिंपैथेटिक पैरासिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक पैरासिस्टम। अब देख लो, सिंपैथेटिक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कैसे होता है। देखो, मान लो आप क्या कर रहे हो, आपने घर पे ऐसे बोला कि मैं ट्यूशन जा रहा हूँ, मेरी आज एक्स्ट्रा क्लास लगी है, ट्यूशन जाना है, फिर मैं अपने फ्रेंड के घर पे पढ़ने जा रहा हूँ। आप ये बोल के चले गए घर से अपने पेरेंट्स को, अपने मम्मी पापा को। बट आपने क्या किया ना, आप ट्यूशन गए, आपने कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं ली, आप क्या चले गए अपने फ्रेंड्स के साथ में, आपने बंक कर लिया और कॉफ़ी पीने चले गए कैफ़े में, या फिर आप कोई मूवी देखने के लिए चले गए। अब वहीं पे आपकी किस्मत ऐसी थी कि जिस कैफ़े में आप कॉफ़ी पीने गए या फिर जहाँ पे मूवी आप देखने गए, वहीं पे आपके पेरेंट्स आपको दिख गए। जैसे आपको कोई भाई बहन दिख गया, मान लो चलो पेरेंट्स कॉफ़ी पीने नहीं है, मान लो कोई भाई बहन आ गया। अब वो घर पे जाके बोलेगा तो अब आपकी हार्ट भी तेज होगी, उसको देखते ये क्या हो गया, ये दिख गया। फिर टेबल के नीचे छुपोगे, वॉशरूम के अंदर जाओगे, तो क्या हो गया कि भाई दिखे, तो हार्ट भी तेज होगी, सांसें जल्दी जल्दी चलने लगी, हमारा क्या कार्डिक आउटपुट बढ़ गया, बॉडी क्या करने लगे, हार्ट जोर जोर से धड़कने लग गया, मतलब हमारी हार्ट बीट बढ़ गई। तो हार्ट बीट बढ़ गई तो मैंने देखा था कार्डिक आउटपुट बढ़ जाएगा, हार्ट बीट बढ़ गई तो क्या हो गया, ये जो चेंजेस आए ना हमारी बॉडी के अंदर, ये कहते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम आप बोल सकते हो। एएनएस के दो पार्ट होंगे, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। हमें ध्यान रखना, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। तो अपने पेरेंट्स को, अपने भाई बहन को कैफे में देखने के बाद में जो आपकी हार्ट बीट बढ़ गई, जो आपका कार्डिक आउटपुट बढ़ गया, जो आपका स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ गया, वो कौन से नर्वस सिस्टम ने किया, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ने किया। और एग्जाम्पल मान लो आप स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, पीछे कुत्ता पड़ गया, कुत्ते को छेड़ रहे थे, वो कुत्ता पीछे पड़ गया, तो जल्दी जल्दी भागोगे, हार्ट बीट तेज हो जाएगी, कार्डिक आउटपुट बढ़ जाएगा, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो वो थी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की कंडीशन। और वहीं पे पैरासिम्पैथेटिक होता है, नॉर्मल आराम से बैठे हुए, पॉपकॉर्न खा रहे हो घर पे बैठे हुए, कोई झूठ नहीं बोला, कोई बंक नहीं मारा, अच्छे से पढ़ाई कर ली, अच्छे से नीटली प्रिपेयर कर लिया, फ्री टाइम है, संडे है, टेस्ट दे आए, पढ़ लिया, सब कुछ कर लिया, तो 2 घंटे का टाइम है, तो कहीं ना कहीं तो यूज़ करेंगे। अच्छे से बेड पे बैठे हुए पॉपकॉर्न खाते हुए मूवी देख रहे हो, तो उस टाइम पे नॉर्मल आपका हार्ट बीट चल रहा है, नॉर्मल आपका स्ट्रोक वॉल्यूम है, नॉर्मल आपका कार्डिक आउटपुट है, तो कोई चेंजेस नहीं आए, तो उसे बोलते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आएगा सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। और ये दोनों एएनएस के पार्ट है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के पार्ट है। और सेंटर का होता है मेडुला ऑब्लिगेटा होता है। वैसे तो हमारा हार्ट कैसा है, मायोजेनिक है, खुद क्या कर सकता है, ऑटो रेगुलेटेड है, खुद ही रेगुलेट कर सकता है। बट हम क्या कर सकते हैं, इसे चेंज कर सकते हैं। देखो, न्यूरल सिग्नल थ्रू द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पार्ट ऑफ एएनएस का पार्ट है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, कैन इंक्रीज द हार्ट रेट ऑफ द हार्ट बीट, द स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड देयर बाय द कार्डिक आउटपुट। देखो, वॉल्यूम वेंट्रिकुलर का कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा तो मतलब स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा, और हार्ट बीट बढ़ गई, तो इन दोनों के चेंज होने से क्या हो गया बच्चों, हमारा कार्डिक आउटपुट भी बढ़ गया। ठीक है, ये बात मैंने आपको बताई थी, कुत्ता पीछे पड़ गया, फिर आपके पेरेंट्स मिल गया आपको। ऑन द अदर हैंड, दूसरी साइड पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल्स, अनदर कंपोनेंट ऑफ एएनएस, ये भी कंपोनेंट है एएनएस का, डिक्रीज द हार्ट रेट ऑफ हार्ट बीट, स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल एंड देयर बाय द कार्डिक आउटपुट। मतलब ये अगर नॉर्मल कंडीशन मान लो या फिर ऐसी कंडीशन मान लो कि जब डिक्रीज हो गई है, मतलब कोई आपको ऐसे नहीं कि कोई कुत्ता पीछे पड़ा हुआ है, नॉर्मल कंडीशन है, पैरासिम्पैथेटिक में क्या होता है, कार्डिक आउटपुट बढ़ता नहीं है, कम हो जाता है, ऐसे मान सकते हो। लिखा हुआ है जो हार्ट बीट है उसकी रेट भी डिक्रीज हो गई, जो स्पीड है कंडक्शन की एक्शन पोटेंशियल की वो भी डिक्रीज हो गई, जिससे कार्डिक आउटपुट डिक्रीज हो गया। ठीक है, एक तो ब्रेन के अंदर मेडुला ऑब्लिगेटा होता है, जो एएनएस जो सिस्टम होता है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, उससे क्या कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है। वहीं पे किडनी जो होती है उसके ऊपर एक ग्लैंड लगी होती है जिसे बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। ये ग्लैंड वाला टॉपिक में पढ़ेंगे एंडोक्राइन में, एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड के 2 पार्ट होते हैं, बाहर वाला पार्ट होता है कॉर्टेक्स और अंदर वाला पार्ट होता है मेडुला। मेडुला के जो हार्मोन है एपिनेफ्रिन और नोरेपिनेफ्रिन, ध्यान रखोगे नाम, एपिनेफ्रिन, नाम स्पेलिंग नहीं आती, एपिनेफ्रिन और नोरेपिनेफ्रिन, ये दोनों हार्मोन जो कहाँ से निकलते हैं, एड्रिनल मेडुला से निकलते हैं, एड्रिनल मेडुला से। ये भी क्या कर सकते हैं, हमारे हार्ट के जो फंक्शन है, हार्ट का जो एक्टिविटी है उसे क्या कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं। तो रेगुलेशन में क्या ध्यान रखना बच्चों, रेगुलेशन में ये ध्यान रखना, आंखें बंद करके बोलेंगे। हार्ट के रेगुलेशन में देखा कि मैम हमारा हार्ट मायोजेनिक है, मसल से मिलकर बना हुआ है, ऑटो रेगुलेटेड है, वैसे तो खुद ही रेगुलेट हो जाता है, इंट्रिंसिकली रेगुलेट हो जाता है। सिनोड जो होती है वो क्या होती है, पेसमेकर होती है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करती है। बट हमारे ब्रेन के अंदर जो मेडुला ऑब्लिगेटा है उसके थ्रू हमारे जो हार्ट है उसकी एक्टिविटी को हम अफेक्ट कर सकते हैं। मेडुला ऑब्लिगेटा के अंदर होता है एएनएस, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू
हम क्या कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। दो बातें ध्यान रखनी है, सिंपैथेटिक में क्या होगा, कार्डिक आउटपुट बढ़ जाएगा, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाएगा और हार्ट बीट की रेट बढ़ जाएगी। वहीं पे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या होगा, कार्डिक आउटपुट कम होगा, एक्शन पोटेंशियल का कंडक्शन कम हो जाएगा और हमारी हार्ट बीट की रेट भी कम होगी। और एड्रेनल मेडुला के जो हार्मोन एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन वो भी क्या कर सकते हैं, हमारी हार्ट की एक्टिविटी को इफेक्ट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हमारा नेक्स्ट मतलब टॉपिक रहा है वो क्या है, डिसऑर्डर है, उसे फटाफट से पढ़ लेते हैं, फिर चैप्टर को आज कंप्लीट ही करेंगे। डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ओहो, क्या पढ़ना है बच्चों, सर्कुलेटरी सिस्टम के जो डिसऑर्डर हैं वो पढ़ने हैं। डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम 3-4 डिसऑर्डर दिए हुए। सबसे पहले दिए हुए हाई ब्लड प्रेशर, जिसे बोलते हैं बीपी बढ़ गया, हाई ब्लड प्रेशर, और जिसका फैंसी नाम क्या है बच्चों, हाइपरटेंशन। साइंस की लैंग्वेज में उसे बोलेंगे हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन इज इन द टर्म फॉर ब्लड प्रेशर दैट इज हायर दैन नॉर्मल। नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, 120/80। 120 प्रेशर होता है सिस्टोलिक और 80 होता है डायस्टोलिक। और ये है किसमें, mmHg में मिलीमीटर ऑफ मरकरी प्रेशर है। mmHg फुल फॉर्म कहते हैं मिलीमीटर ऑफ मरकरी, ठीक है। तो जब प्रेशर इससे ज़्यादा हो जाता है, नॉर्मल तो ये 120 है सिस्टोल का और 80 डायस्टोल का, जब प्रेशर हो जाता है 140/90, यानी सिस्टोलिक प्रेशर 140 हो गया और जो डायस्टोलिक प्रेशर वो 90 हो गया, तो इस कंडीशन को बोलते हैं हाइपरटेंशन, यानी बीपी का बढ़ जाना। तो देखो क्या लिखा हुआ है, हाइपरटेंशन इज द टर्म फॉर ब्लड प्रेशर दैट इज हायर दैन नॉर्मल। नॉर्मल कितना होता है, 120/80 होता है। इन इज मेजरमेंट 120 mmHg इज सिस्टोलिक प्रेशर, और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, HG की मिलीमीटर ऑफ मरकरी, और पंपिंग प्रेशर बोलते हैं इसे। एंड 80 mmHg इज डायस्टोलिक और रेस्टिंग प्रेशर, ठीक है मैम। इफ रिपीटेड चेक ऑफ ब्लड प्रेशर, अगर हम बार बार ब्लड प्रेशर को चेक कर रहे हैं और फिर हमारा ब्लड प्रेशर कितना है, 140/90 आ रहा है, 140/90 आ रहा है, और हाइयर मतलब इससे भी ज़्यादा है, तो ये क्या शो करेगा, हाइपरटेंशन शो करेगा। हाई ब्लड प्रेशर से क्या हो सकता है, हमें हार्ट डिजीज हो सकती है, और साथ ही साथ में हमारी किडनी पे भी और हमारे ब्रेन पे भी इफेक्ट पड़ सकते हैं। यानी हार्ट इफेक्ट हो रहा है, किडनी भी इफेक्ट होगी और ब्रेन भी इफेक्ट होगा। तो सबसे पहला जो डिसऑर्डर है हमने देखा हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन फैंसी नाम है जिसका नाम होता है हाई ब्लड प्रेशर। नॉर्मल प्रेशर होता है बच्चों 120/80। 120 आपका सिस्टोलिक प्रेशर है या फिर कॉन्ट्रैक्शन वाला प्रेशर है, वहीं पे जो 80 है वो आपका डायस्टोलिक वाला या रेस्टिंग वाला प्रेशर है, और इसकी यूनिट mmHg में होता है, मिलीमीटर ऑफ मरकरी में होता है। अगर ये 140/90 हो जाए या फिर इससे भी ज़्यादा हो जाए, तो इस कंडीशन को बोलेंगे क्या, हाइपरटेंशन। और इसमें हार्ट की डिजीज़ भी होती है और साथ साथ में ये हमारे ब्रेन और किडनी को भी इफेक्ट कर सकता है। ओके मैम। नेक्स्ट डिसऑर्डर जो आपके सामने है वो है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जिसे बोलते हैं कैड। कोरोनरी आर्टरी डिजीज जिसे क्या बोलते हैं बच्चों, कैड बोलते हैं, कैड। इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखिए, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। अब आप मुझे बताओ, हमने कोरोनरी सिस्टम पढ़ा था, कोरोनरी सिस्टम कौन सा सिस्टम था, कोरोनरी सिस्टम वो सिस्टम था जो हमारे हार्ट की मसल्स को ब्लड प्रोवाइड कर रहा था। तो कोरोनरी आर्टरी कौन सी आर्टरी होगी, कोरोनरी आर्टरी वो आर्टरी होती है बच्चों जो हमारे हार्ट की मसल्स को ब्लड प्रोवाइड करती है। अगर उसी के अंदर कोई डिजीज़ हो जाए, कोरोनरी आर्टरी प्रॉपर हमारे ब्लड हमारे हार्ट को प्योर ब्लड ऑक्सीजेटेड ब्लड प्रोवाइड नहीं करवा रही है, तो डिसऑर्डर तो होगा ही ना, वही बात है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज ऑफन रेफर्ड द एथेरोस्क्लेरोसिस। इसका दूसरा नाम, फैंसी नाम ध्यान रखो, एथेरोस्क्लेरोसिस, मतलब इसमें नाम थोड़े से ऐसे हैं। कोरोनरी आर्टरी डिजीज कैड का दूसरा नाम क्या है, एथेरोस्क्लेरोसिस। अफेक्ट द वेसल्स सप्लाई ब्लड टू द हार्ट मसल्स। अभी देखा हमने कि जो ब्लड वेसल्स हमारे हार्ट को ब्लड की सप्लाई करेगी उसके अंदर क्या है, कोई डिसऑर्डर आता है। इट इज कॉज्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल एंड फाइब्रस टिश्यू विच मेक्स द ल्यूमेन ऑफ आर्टरी नैरो। मतलब ल्यूमेन ऑफ आर्टरी इतनी थी उसमें यहाँ पे कैल्शियम का, फैट का और कोलेस्ट्रॉल का क्या हो गया, डिपोजिशन हो गया, तो ल्यूमेन कम होगी, तो जिससे ब्लड की सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाएगी। तो क्या होगा कि हमारे हार्ट की मसल्स को जब ब्लड की सप्लाई प्रॉपर नहीं होगी तो हार्ट पंप ही नहीं कर पाएगा ब्लड को अच्छे तरीके से। समझ में आ रही है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ में क्या होता है, हमारी कोरोनरी आर्टरी पे इफेक्ट आता है। क्यों? क्योंकि इसमें फैट का और फाइब्रस का और कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो जाता है। इसका फैंसी नाम है एथेरोस्क्लेरोसिस। ओके मैम। नेक्स्ट डिसऑर्डर देखेंगे। नेक्स्ट डिसऑर्डर है एंजाइना। देखो एंजाइना, इसमें क्या होता है, इट इज़ ऑल्सो कोल्ड एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना का फैंसी नाम क्या है बच्चों, एंजाइना पेक्टोरिस इसका फैंसी नाम है। ए सिम्टम ऑफ एक्यूट चेस्ट पेन अपीयर्स व्हेन नो इनफ ऑक्सीजन इज रीचिंग इन द हार्ट मसल्स। देखो क्या होता है, एकदम से आपको हार्ट वाले रीजन में क्या होगा, बहुत एक्यूट चेस्ट पेन होगा, बहुत तेज वाला पेन होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपकी जो हार्ट की मसल्स है ना बच्चों, उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती, इनफ ऑक्सीजन नहीं मिलती। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो क्या होगा, एकदम एक्यूट चेस्ट पेन होगा हार्ट वाले रीजन में। ठीक है।
एंजाइना कैन अकर इन मैन एंड वुमेन ऑफ एनी एज, कोई भी एज में हो सकता है, मैन में भी हो सकता है, वुमेन में भी हो सकता है, बट इट इज़ मोर कॉमन अमंग द मिडल एज एंड एल्डरली। मतलब मोर कॉमन क्या है, जब आपकी मिडल एज हो यानी 40 के बाद मान लो मिडल एज, और या फिर 80 की उम्र माने तो मिडल एज 40 की होगी, और एल्डरली यानी 40 के ऊपर के बंदे, चाहे 50-60 के बंदी होगी, तो उनमें क्या होता है मेनली हमें देखने को मिलता है। वैसे तो किसी भी एज में हो सकता है, बट मोस्ट कॉमन हमें देखने को मिलेगा मिडिल एज में या फिर उससे ऊपर की जो एज होगी उसमें। एंजाइना में ध्यान रखिए बच्चों, जब हमारे हार्ट की मसल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती तो बहुत एक्यूट चेस्ट पेन होता है, बहुत तेज वाला पेन होता है हमारे हार्ट वाले रीजन में, जिसे बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस का फैंसी नाम है। और ये मैन को भी हो सकता है, वुमेन को भी हो सकता है, ऐसे नहीं आदमी को होगा औरत को नहीं होगा, दोनों को हो सकता है, किसी भी एज में सकता है, बट मोस्ट कॉमनली हम देखते हैं वो मिडिल एज में देखते हैं, फिर एल्डरली एज में देखते हैं। इट अकर्स ड्यू टू कंडीशन दैट अफेक्ट द ब्लड फ्लो। अगर मतलब प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही, मतलब ब्लड का फ्लो प्रॉपर नहीं हो रहा, अफेक्ट हो रहा है हमारा ब्लड फ्लो, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट डिजीज देखेंगे हार्ट फेल्योर। देखो हार्ट फेल्योर मतलब हार्ट फेल हो गया। हमने हार्ट का काम क्या देखा बच्चों, हमने हार्ट का काम देख लिया, सर्कुलेशन देख लिया, डबल सर्कुलेशन देख लिया, इतना सारा पढ़ा, तो हमने ये देखा कि हमारे हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना। ऐसे नहीं है किसी को याद करना, किसी की यादों में खो जाना, दिल का ये काम होता है, नहीं, हमारे हार्ट का काम क्या बच्चों, ब्लड को पंप करना। अगर कोई फेल हो रहा है हार्ट फेल्योर, मतलब कोई बंदा किसी काम में फेल हो रहा है, मतलब उसने वो काम अच्छे से नहीं किया। अगर हार्ट फेल हो रहा है तो हार्ट का काम था ब्लड को पंप करना, तो मतलब हार्ट ने अपना काम सही तरीके से नहीं किया, हार्ट ने ब्लड को ही पंप नहीं किया। तो देखो हार्ट फेल्योर मीन्स दैट द स्टेट ऑफ हार्ट व्हेन इट इज नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली इनफ टू मीट द नीड्स ऑफ द बॉडी। मतलब जितनी बॉडी को नीड है उतना ब्लड हार्ट पंप नहीं कर पा रहे। तो इस कंडीशन का क्या बोलते हैं बच्चों, हार्ट फेल्योर, मतलब हार्ट अपना काम करने में फेल हो गया। इट इज समटाइम्स कॉल्ड कंजस्टिव हार्ट फेल्योर। इसे हम क्या बोल सकते हैं, कंजस्टिव हार्ट फेल्योर। फैंसी नाम क्या है, कंजस्टिव हार्ट फेल्योर। इनको मार्क कर लो बच्चों, थोड़े से इसकी डिजीज में नाम ऐसे ही है, कंजस्टिव हार्ट फेल्योर बिकॉज कंजक्शन ऑफ द लंग्स इज वन ऑफ द मेन सिम्टम ऑफ द डिजीज। अब इसका डिजीज का सिम्टम क्या हो सकता है या फिर रीजन क्या हो सकता है कि हार्ट अच्छे से ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा है जितनी नीड है बॉडी को, क्योंकि जो हमारा लंग है वो कहीं ना कहीं कंजक्शन हो गया, उसका लंग के कंजक्शन होने की वजह से क्या हो गया कि हमारे हार्ट का फेल्योर हो गया। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है हमें, इसलिए हमने इसे क्या बोला, कंजक्टिव हार्ट फेल्योर बोला। ओके मैम, हार्ट फेल्योर इज नॉट इज द सेम एज कार्डिक अरेस्ट। अब दो डिजीज और है ध्यान से इनडायरेक्ट वे में, एक तो ध्यान रखिए कार्डिक अरेस्ट और एक ध्यान रखिए हार्ट अटैक। बहुत बार सुना होगा बंदे को हार्ट अटैक आ गया, एकदम से मर गया, क्या हुआ था, हार्ट अटैक आ गया। हार्ट अटैक का मतलब देखो क्या होता है कि हार्ट अटैक का मतलब होता है कि जब हमारी हार्ट की जो मसल है, और हार्ट की मसल्स कौन सी जो कार्डियक मसल्स है, वो सडनली डैमेज हो जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, और एन इंडिकेट ब्लड सप्लाई, और ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं होती तो हमारी हार्ट की मसल्स जो डैमेज हो जाती है उसे तो बोलते हैं हार्ट अटैक। और हार्ट फेल्योर क्या था, हार्ट ब्लड पंप नहीं कर पा रहा था प्रॉपर नीड के अकॉर्डिंग बॉडी की, क्यों हो रहा था, क्योंकि हो सकता है लंग का कंजक्शन हो गया हो। और हार्ट अटैक में क्या होता है कि हमारी हार्ट की मसल्स डैमेज हो जाती है और ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं होता। वहीं पे कार्डिक अरेस्ट में क्या होता है बच्चों, ये था कार्डिक अरेस्ट में था व्हेन द हार्ट स्टॉप बीटिंग। और कार्डिक अरेस्ट तो वो है कि जब हार्ट ने बीट करना ही स्टॉप कर दिया। हो सकता है आपको समझ में नहीं आया, एक बार आंखें बंद करके मेरे साथ बोलोगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आंखें बंद कर लो फटाफट से। सबसे पहले मैम, और एनसेटिक लाइन आपके सामने जान जी आपको सामने, सबसे पहले मैम हमने देखा हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन फैंसी नाम है और नाम क्या, हाई ब्लड प्रेशर। नॉर्मली ब्लड प्रेशर होता है मैम 120/80, 120 है सिस्टोलिक प्रेशर और 80 है डायस्टोलिक प्रेशर, और यूनिट है mm of Hg। सिस्टोलिक प्रेशर को हम कॉन्ट्रैक्टिंग वाला प्रेशर बोल सकते हैं और डायस्टोलिक प्रेशर को हम रिलैक्सेशन वाला प्रेशर बोल सकते हैं। बार बार चेक करने के बाद में भी अगर हमारे बंदे का किसी बंदे का ब्लड 140/90 आ रहा है या फिर इससे भी ज़्यादा आ रहा है तो इसे हम बोलेंगे हाइपरटेंशन या फिर हाई ब्लड प्रेशर बोलेंगे। और क्या होता है कि इसमें तो हार्ट की डिजीज तो होगी, साथ में क्या होता है किडनी भी इफेक्ट हो सकती है, हमारा ब्रेन भी इफेक्ट हो सकता है। ओके मैम, फिर हमने देखा CAD कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जिसका फैंसी नाम है आर्थरोस्क्लेरोसिस। कोरोनरी आर्टरी डिजीज नाम से पता चला कि जो हमारी ऐसी आर्टरी जो हमारी हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है उसी में कोई डिजीज होगी मतलब उसकी ल्यूमेन पतली होगी, छोटी होगी। ल्यूमेन छोटी कैसे होगी, क्योंकि उसमें डिपोजिशन होगा किसका, कैल्शियम का, फाइबर का और किसका, कोलेस्ट्रॉल का। उनके डिपोजिशन होने की वजह से क्या होगी, ल्यूमेन छोटी होगी जिससे प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो रही हमारी हार्ट की मसल्स को। ये होती है CAD कैड एथेरोस्क्लेरोसिस कोरोनरी आर्टरी डिजीज। उसके बाद में देखा मैम एंजाइना का फैंसी नाम है एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस वो कंडीशन होती है जब हमारी हार्ट की मसल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, तो एक एक्यूट चेस्ट पेन होता है हमारी हार्ट चेस्ट वाले रीजन में, हार्ट वाले रीजन में एक्यूट चेस्ट पेन होता है एंजाइना पेक्टोरिस में, इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। तो मैम क्या ये मैन को भी हो सकता है, वुमेन भी को भी हो सकता है, किसी भी एज में हो सकता है, बट कॉमनली देखते हैं मिडिल एज में होता है या फिर एल्डरली एज में होता है। ठीक है मैम, इसमें ब्लड फ्लो क्या होगा, इफेक्ट होगा। और सेकंड बात ध्यान रखनी, उसके बाद नेक्स्ट डिजीज ध्यान रखनी है हमें एंजाइना पेक्टोरिस के बाद में हार्ट फेल्योर।
हार्ट को हमने काम दिया था कि भाई तू ब्लड को पंप कर दे बॉडी के अंदर, जैसे जैसे बॉडी को नीड है उसके अकॉर्डिंग, बट हार्ट ने बॉडी को ब्लड को पंप नहीं किया अच्छे से, तो वो हार्ट फेल्यूर हो गया। हार्ट फेल्यूर का रीज़न हो सकता है कि हमारा जो लंग है वो कंजेस्टेड हो गया हो, इसलिए हमने इसे कंजेस्टेड हार्ट फेल्यूर भी बोल दिया, ठीक है। फिर एक होता है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक वो कंडीशन होता है कि जब हमारी हार्ट की मसल्स डैमेज हो जाती है प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होने की वजह से, इनडिक्यूट ब्लड सप्लाई की वजह से। और एक होता है कार्डिक अरेस्ट, जब हमारी हार्ट बीट ही स्टॉप हो जाती है, मतलब हार्ट बीट करना स्टॉप कर देता है, उसे बोलते हैं कार्डिक अरेस्ट। आई होप आपको समझ में आएगा। उससे पहले हमने रेगुलेशन देखा था, मेडुला के अंदर होता है रेगुलेशन, एएनएस के थ्रू होता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। वैसे तो ऑटो रेगुलेटेड होता है हार्ट, मायोजेनिक है, बट फिर भी हम इसे अफेक्ट कर सकते हैं। सिंपैथेटिक क्या करेगा, कार्डिक आउटपुट को बढ़ाएगा, स्ट्रोक वॉल्यूम को बढ़ाएगा, हार्ट बीट के रेट को बढ़ाएगा। वहीं पे पैरासिम्पैथेटिक क्या करेगा, इनको कम करेगा, मतलब इंपल्स के कंडक्शन को कम कर देगा, हार्ट बीट की रेट को कम कर देगा, आउटपुट को कम कर देगा। और मेडुलरी एड्रिनल मेडुला के जो हार्मोन्स हैं एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन, वो भी क्या कर सकते हैं बच्चों, हार्ट को इफेक्ट कर सकते हैं। डिजीज देखिए हमने उससे पहले डबल सर्कुलेशन देखा था, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन। सिस्टमेटिक हार्ट और बॉडी के बीच में, पल्मोनरी हार्ट और किसके बीच में, लंग्स के बीच में। और वेन देखी थी, वेन क्या वो वेसल्स देखी थी, 3 लेयर होती है, मीडिया, एक्सटर्ना, इंटरना और मीडिया होती है ना। एक्सटर्ना बाहर वाली होगी जिसमें फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होगा, या फिर क्या होगा, कोलाजन के फाइबर होंगे। मीडिया में क्या होगा, स्मूथ मसल लेयर होगी और इलास्टिन के फाइबर होंगे। और इंटरना में क्या होगा बच्चों, स्क्वैमस एपिथेलियम होगी जिसे एंडोथेलियम बोलेंगे। और वेन की जो मीडिया होती है वो कंपैरिजन छोटी होती है, पतली होती है, किसके कंपैरिजन में, आर्टरी के कंपैरिजन में। वेन में वाल्स होते हैं, आर्टरी में वाल्स नहीं होते। फिर हमने देखा था हिपैटिक वाटर सिस्टम, लीवर के बीच में और इंटेस्टाइन के बीच में। इंटेस्टाइन से डायरेक्ट ब्लड कहाँ पे आ जाती है, हिपैटिक वाटर वेन के थ्रू लंग्स में, सॉरी लीवर में आ जाता है हमारी सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में जाने की जगह। और एक हमने कोरोनरी सिस्टम देखा था जो क्या कहता है हमारी हार्ट की मसल्स को ब्लड प्रोवाइड करता है, ठीक है मैम। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू आपका लेक्चर देखने के लिए, टाइम देने के लिए। हमेशा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे मैं जो भी वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। हमेशा फेस ऐसे रखो, ठीक है।